आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। तो इसका एक क्विक रिवीजन अपन कर लेते हैं कि अपन ने उसमें क्या पढ़ा था। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर जो हमारा किट होता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हमने यूज़ किया था साहलीज इक्विपमेंट यूज़ करके। उसमें हमने क्या करा था, हमारे पास हमारा किट था साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर, उसकी पिपेट, उसकी ट्यूब, हमारे पास हमारा रिएजेंट था जो था N/10 HCl, हमारे पास हमारा ब्लड था। तो इन सब को यूज़ करते हुए हमने प्रोसीजर करा था जो इस तरह था कि सबसे पहले हमने हमारी ट्यूब ली थी, उसके अंदर ब्लड का सैंपल प्लस हमारा जो रिएजेंट था उसको हमने पर्टिकुलर अमाउंट में लेकर मिक्स किया था, कुछ देर उसको रखा था ताकि उसमें रिएक्शंस हो जाए, और फिर उसकी रीडिंग हमने विजुअल मेथड से ली थी। जो कि था विजुअल मेथड में हमारा था देख के जो हम रीडिंग लेते हैं उसके कलर को हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और फिर कंपैरेटर बॉक्स से उसको कंपेयर करते हैं। तो ये था हमारा विजुअल मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड। तो साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड क्या होता है, आइए देखते हैं। So this is a internationally recommended method for determining hemoglobin। इंटरनेशनली इसको recommend किया गया है ताकि ये काफ़ी अच्छा और easy भी है, important भी है और internationally recommend हुआ हुआ method है। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो blood is diluted in a solution containing potassium cyanide and potassium ferric cyanide। तो वहाँ पर जो हमने सैम्पल साहलीस में हमने N/10 HCl लिया था, यहाँ पर हम दूसरा सैम्पल लेंगे जिसका रिएजेंट लेंगे। तो उस रिएजेंट का नाम है ड्रैपकिन रिएजेंट, जिसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम फेरिक साइनाइड होते हैं, जो क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं हीमोग्लोबिन से मैथ हीमोग्लोबिन के अंदर एंड फ्रॉम मैथ हीमोग्लोबिन टू साइन मैथ हीमोग्लोबिन। तो ये पोटेशियम साइनाइड जो कन्वर्जन करवाता है वो हमारा ड्रैपकिन रिएजेंट होता है। तो blood is diluted in a solution containing potassium cyanide and potassium ferric cyanide, and it convert hemoglobin to meth hemoglobin, which is converted to cyan meth hemoglobin by potassium cyanide। तो ये था इसका प्रिंसिपल में सिर्फ हमेशा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि हमारा जो टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या कन्वर्जन्स हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी चीज़ किससे मिलकर रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में भी हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज में भी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब हम लोगों के वाइवा होते हैं तो उसमें भी मोस्टली एस्टिमेशन किसी भी चीज़ का पूछा जाए, प्रोसीजर पूछे ना पूछे लेकिन आपसे प्रिंसिपल ज़रूर पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर जो कन्वर्जन्स हो रहा है वो हो रहा है हीमोग्लोबिन टू मैथ हीमोग्लोबिन विच इज़ कन्वर्टेड टू साइन मैथ हीमोग्लोबिन। Okay, so the absorbance of the solution is then measured in a spectrophotometer at a wavelength of 540 nanometer or in a colorimeter using a yellow-green filter। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलरीमीटर, ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हम जो भी टेस्ट कलर बेसिस पे मेजर करते हैं, जिसकी एब्जॉर्बेंस, कलर की एब्जॉर्बेंस हमें मेजर करनी होती है, उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर कलरीमीटर यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन हम मेजर करेंगे, वो अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में करेंगे तो इसमें हमें वेवलेंथ सेट करनी होती है, और यहाँ हम वेवलेंथ लेते हैं 540 नैनोमीटर की। एंड अगर हम कलरीमीटर यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें फ़िल्टर्स, डिफरेंट कलर फिल्टर्स हमें यूज़ करने होते हैं, रीडिंग के बिहाफ पे चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे येलो ग्रीन फ़िल्टर। तो ये था इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पर हमें चाहिए होते हैं इसके लिए, वो देखते हैं। इक्विपमेंट जो हम यूज़ में लेते हैं वो होता है हीमोग्लोबिन पिपेट, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड रिएजेंट, जो भी रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ ड्रैपकिन रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है, ये वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन के हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए जो रिएजेंट्स यूज़ में लेते हैं बाय दोनों मेथड जो भी हम लोग लेते हैं, विजुअल मेथड चाहे वो साहलीस में हो तो उसका साहलीस में N/10 HCl हमें नाम याद रखना है, एंड यहाँ पर ड्रैपकिन सोल्यूशन। तो ड्रैपकिन सोल्यूशन जिसका pH रेंज करता है 7 to 7.4
के बीच में। एंड उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो इस तरह होते हैं: पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरिक साइनाइड एंड पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये होता है ड्रैपकिन सोल्यूशन के कंटेंट। एंड उसके अंदर नॉन आयनिक डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं एंड डिस्टिल वाटर उसके अंदर ऑलरेडी हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, द सोल्यूशन शुड बी क्लियर एंड पेल येलो इन कलर। जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो क्लियर होना चाहिए या फिर पेल येलो इन कलर होना चाहिए। इसकी कलर की फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। एंड व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट वाटर एज अ ब्लैंक इन अ स्पेक्ट्रोमीटर एट अ वेवलेंथ ऑफ 540 नैनोमीटर, द एब्जॉर्बेंस मस्ट बी ज़ीरो। व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट वाटर एज अ ब्लैंक, हम जो भी टेस्ट वगैरह लगाते हैं मशीन्स में, तो उसके अंदर हमें हमेशा से एक पहले ब्लैंक लगाना पड़ता है, फिर टेस्ट हम लगता है। ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट की 3 चीज़ों की लगाना पड़ता है। उसके बाद हम हमारा पर्टिकुलर जो भी टेस्ट कर रहे हैं वो हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ब्लैंक लगाते हैं वो हमेशा वाटर से लगता है और उसकी रीडिंग जो होती है वो ज़ीरो आना कंपल्सरी होता है। अगर वो रीडिंग ज़ीरो नहीं आई, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मशीन में फ़ॉल्ट है या कुछ भी मतलब चेंजेस हो सकता है। ब्लैंक इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे, ब्लैंक इसीलिए हम लोग लगाएंगे ताकि देख सकें कि हाँ जो हमारा स्टैंडर्ड था वो सही था या नहीं था। तो रीडिंग जब अगर उसकी ब्लैंक लगाने के बाद ज़ीरो आ जाए तो हम लोग हमारा जो भी टेस्ट होता है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज वो सही रहता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ डिस्कार्ड द सोल्यूशन इफ़ फाउंड टू बी टर्बिड इफ़ pH is outside range or its absorbance is not zero at 540 नैनोमीटर। तो यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स भी हो सकते हैं टेस्ट में। वो कब होते हैं? अगर हमारे सॉल्यूशन में टर्बिडिटी दिख जाए। टर्बिडिटी का मतलब होता है थोड़ा सा, अगर जो उसकी अपीयरेंस है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो फॉगी टाइप अगर हमें दिखे, क्लाउडीनेस अगर हमें उसमें दिखे, टर्बिडिटी जिसको कहेंगे, अगर वो हमें सोल्यूशन में दिखे तो हमें उस सोल्यूशन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा और फिर से वो टेस्ट के लिए सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। pH अगर ऊपर नीचे हो जाए, एब्जॉर्बेंस अगर उसकी ज़ीरो ना आए 540 नैनोमीटर पे, तो भी हम डिस्कार्ड करेंगे हमारे सॉल्यूशन को। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट पिपेट ड्रैपकिन सॉल्यूशन बाय माउथ। माउथ से हम पिपेट इसलिए नहीं करते बिकॉज जो इसमें ड्रैपकिन सॉल्यूशन के जो कंटेंट होते हैं, जो साइनाइड्स हम लोगों ने पढ़े थे, मैं आपको मेंशन करा है मैंने ऊपर, वो पॉइजनस होते हैं। तो जो चीज़ पॉइजनस है तो हम उसको माउथ से पिपेट आउट नहीं करेंगे, हम उसको ऑटोमेटिक जो पिपेट आती है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो डू नॉट पिपेट ड्रैपकिन सॉल्यूशन बाय माउथ। सैंपल वीनस ब्लड कलेक्टेड इन EDTA है। सो सैंपल हम ले चुके हैं वीनस ब्लड। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या होता है। टेक 5 ml ऑफ ड्रैपकिन सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। 5 ml हमें ड्रैपकिन सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। मिक्स द ब्लड सैंपल बाय जेंटल इन्वर्जन एंड ड्रॉ 0.02 ml ऑफ ब्लड इनटू द हीमोग्लोबिन पिपेट एंड वाइप द आउटर सरफेस ऑफ द पिपेट टू रिमूव एक्सेस ब्लड। सैंपल को मिक्स कर, सैंपल लेना है 5 ml ड्रैपकिन सोल्यूशन जो हमें लेना है, एंड उसके बाद ब्लड सैंपल उसको लेना है हमें 0.02 ml हीमोग्लोबिन पिपेट के अंदर, और जो भी उसका वाइप आउट करना है एक्स्ट्रा, जो भी सरफेस पे एक्सेस ब्लड अगर जो भी आ जाए वो हमें वाइप आउट करना है। नेक्स्ट है प्लेस द पिपेट इनटू द ट्यूब कंटेनिंग ड्रैपकिन सोल्यूशन एंड स्लोली एक्सपेल द ब्लड इनटू द सोल्यूशन एंड मिक्स वेल एंड लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स। फिर हमें हमारे ब्लड को ड्रैपकिन सोल्यूशन वाले ट्यूब के अंदर डालना है और फिर उसको अनडिस्टर्ब रखना है 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट का टाइम वही होता है जहाँ पर कन्वर्जन्स होते हैं हीमोग्लोबिन के, पर्टिकुलर जो भी रिक्वायर्ड कन्वर्जन करते हैं हम इसके अंदर, वो कन्वर्जन के लिए हम 5 मिनट हमें रखना है ताकि रिएक्शन हो जाए। नेक्स्ट है मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस सोल्यूशन एंड 540 नैनोमीटर इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आफ्टर एडजस्टिंग द OD ऑफ 0 बाई यूजिंग ड्रैपकिन सोल्यूशन एज ब्लैंक। तो जैसे पहले आपको बताया था, यहाँ पर भी पहले हम ब्लैंक लगाएंगे, उसके बाद हम हमारे सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो इक्विपमेंट हमने लिया था। और आपको ये याद रखना है कि इसका जो भी वेवलेंथ होती है वो हमें सेट करके रखनी पड़ती है 540 नैनोमीटर पे। नेक्स्ट नाउ कैलकुलेट द हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन यूजिंग अ स्टैंडर्ड कर्व। नाउ स्टैंडर्ड कर्व बना के और उसकी हीमोग्लोबिन की जो भी वैल्यूज़ होती है उनको हमें कैलकुलेट करना है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड।
यहाँ पर इसके भी काफ़ी कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो फर्स्ट इज़ ऑल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट सेल्फ हीमोग्लोबिन आर कन्वर्टेड टू साइन मैथ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो भी हीमोग्लोबिन हम लेते हैं, एडल्ट, फीटल, जो भी हम लेते हैं वो अपना कन्वर्जन करता है, ठीक है। बट एक्सेप्ट द सेल्फ हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हर फॉर्म हीमोग्लोबिन का कन्वर्ट होगा साइन मैथ हीमोग्लोबिन के अंदर, बट एक्सेप्शंस आर देयर। नेक्स्ट, विजुअल एरर इज़ नॉट देयर एज नो कलर मैचिंग इज़ रिक्वायर्ड। विजुअल एरर की बात करें तो जो हम कंपेयर करें साइन मैथ को सहालीस से, तो सहालीस वाला जो था वो विजुअल मेथड था, हम अपनी आंखों से देखते थे, कंपेयर करते थे, कंपैरेटर मीटर के अंदर उसको कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड से और रीडिंग देते थे। बट यहाँ पर ना आंखों से देख के रीडिंग लेनी है, यहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट प्रेजेंट है, कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो हम यहाँ पर उनको यूज़ करके रीडिंग लेंगे। तो जो विजुअल एरर होता है, नज़र से देख के जो रीडिंग होती है, वो जो एरर हो सकता है, सबकी अलग अलग आईसाइट होती है, उसके वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है। सो विजुअल एरर यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कलर मैचिंग हमें लेनी नहीं है। नेक्स्ट इज साइन मैथ हीमोग्लोबिन सोल्यूशन इज स्टेबल एंड इट्स कलर डज नॉट फेड विद टाइम, सो रीडिंग मे नॉट बी टेकन इमीडिएटली। यहाँ पर भी एक सेकंड पॉइंट है कंपेयर करने का सहालीज और साइन मैथ से। जो सहालीज था उसकी रीडिंग हमें तुरंत लेनी थी, तुरंत हमें रिएक्शन होने के बाद कंपेयर करके रीडिंग लिखनी थी, बिकॉज उसमें जो कलर होता है वो फेड हो जाता था। अगर कलर फेड हो गया तो रीडिंग सही नहीं आएगी। बट यहाँ पर साइन मैथ हीमोग्लोबिन सोल्यूशन जो होता है वो स्टेबल रहता है, उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल फेड नहीं होता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली टाइम नहीं है कि तुरंत रीडिंग लो, यहाँ पर इमीडिएटली लेने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ एब्जॉर्बेंस मे बी मेजर्ड सून आफ्टर डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन करने के बाद सून यहाँ पर एब्जॉर्बेंस हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट, रिलायबल एंड स्टेबल रेफरेंस स्टैंडर्ड इज़ अवेलेबल फ्रॉम WHO फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन। तो यहाँ पर WHO ने अपना एक स्टैंडर्ड दे रखा है जिससे हम रेफरेंस को चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये थी इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। Diluted blood has to stand for a period of time to ensure complete conversion of hemoglobin. तो जो डाइल्यूटेड ब्लड है उसको स्टैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए हमें उसको रखना है। स्टैंड रखना मतलब थोड़ी देर इसको स्थिर रखना है, टाइम टू इंश्योर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा कन्वर्जन होने में, कंप्लीट कन्वर्जन होने में, तो ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। नेक्स्ट इज पोटेशियम साइनाइड इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस and that is why Drapkin solution must never be pipetted by mouth. ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ड्रैपकिन सोल्यूशन होता है उसको हम कभी भी माउथ से पिपेट आउट नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें जो पोटेशियम साइनाइड प्रेजेंट होता है वो पॉइजनस सब्सटेंस होता है। जो हम लोगों को जो भी जो टेस्ट लगा रहा है उसको पॉइजनस होता है, तो उसको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उसको पिपेट आउट माउथ से तो नहीं करेंगे। And next is the rate of conversion of blood containing carboxyhemoglobin is slowed considerably, so prolonging the reaction time to 30 minutes can overcome this problem. तो जो रेट ऑफ कन्वर्जन होता है ना, ब्लड की जो कन्वर्जन उनकी जो रेट होती है वो ड्यू टू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो प्रोलॉन्गिंग द रिएक्शन टाइम टू 30 मिनट कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर हम 30 मिनट टाइम लेते हैं ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सफिशेंट है कि हम हमारे टाइम को बढ़ा दें। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। नाउ नेक्स्ट मेथड होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। ये थर्ड मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय रिएक्शन विद अमोनिया एंड द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज़ मेजर्ड इन अ फोटोकलरीमीटर। सारे हीमोग्लोबिन का जो भी एस्टिमेशन कर रहे हैं उसमें कन्वर्जन्स हो रहा है, हीमोग्लोबिन से कन्वर्ट हो रहा है, तो किसी में साइन मैथ बन रहा है, तो यहाँ पर बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय रिएक्शन विद अमोनिया। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ में लेंगे हम लोग वो अमोनिया होगा, और फिर जो कलर रिएक्शन चेंज होगी उसको हम फोटोकलरीमीटर में उस सॉल्यूशन को मेजर करेंगे। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर दैट इट इज़ सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, क्विक होता है, जल्दी से हो जाता है, एंड इट्स रिलायबिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। तो बिलिरुबिन लेवल अगर इंक्रीज़ भी होता है तो वो रिलायबल रहता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो मेथड होता है वो हम यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं मैं आपको समझा रही हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सहालीस एंड साइन मैथ हीमोग्लोबिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अदर देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। तो सिर्फ आपकी नॉलेज में हो कि हाँ ये भी एक मेथड होता है, इसमें भी कन्वर्जन्स होता है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। So the advantage of this method are that it is simple, quick and its reliability is not affected by increased bilirubin level. However, the solution of oxyhemoglobin fades very quickly. तो यहाँ पर जो कलर होगा oxyhemoglobin का वो बहुत जल्दी फेड आउट हो जाएगा. So it is not possible to prepare a stable standard. The method does not give satisfactory result in the presence of carboxyhemoglobin, methemoglobin and sulfhemoglobin. तो इन different hemoglobin की वजह से यहाँ पर हमें सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं मानेंगे यहाँ पर कंपैरेटिव टू सहालीज एंड साइनमेथ हीमोग्लोबिन. सो ये था आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड. नाउ नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू सब चीज़ों की होती है. यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है मेल एंड फीमेल में. मेल्स में हमेशा हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बताऊँगी, बट हाँ +- 1-2 ऊपर नीचे होता है. तो 15 to 17 यहाँ पर हम लोग मेल्स की नॉर्मल वैल्यू दिखा रही हूँ मैं आपको. तो और इसकी जो रीडिंग होती है वो हम लोग इसका यूनिट जो होता है वो हमेशा रीडिंग जो होती है वो हमेशा हम जो उसका यूनिट होता है वो ग्राम पर डेसीलीटर के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं. तो फॉर मेन हम लोग बात करें तो 15 अप एंड डाउन +- अगर 1-2 पर हो जाएगा, और फीमेल्स के अंदर जो होता है वो कम होता है. तो 13.5 में 1 या 1.5 अप डाउन कर देंगे, तो उसकी जो भी रेंज रहती है वो 13 से 15 के बीच में, या फिर 13 से 14 के बीच में, और जो मेल्स में रहती है वो 15 से 17 के बीच में हम लोग देखते हैं. हब सब बुक्स में मोस्टली अलग अलग दिखाते हैं, किसी में 14 से 17, किसी में 13 से 16. तो सब बुक्स की थोड़ी डिफरेंट हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ रहती हैं. नाउ सिग्निफिकेंस क्या होता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज़ यूज्ड एज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एनीमिया. तो एनीमिया को डिटेक्ट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन. और एनीमिया तो सब जानते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको एनीमिया बोलते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट रीज़न से होता है. तो सब एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ही हम करते हैं. एंड दिस इज़ अ फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड एबनॉर्मलिटी इन आर पॉपुलेशन. हम इसको ईजीली फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So accurate hemoglobin estimation is essential so that further test can be done to ascertain its cause and the patients treated accordingly. And accurate hemoglobin estimation is essential. यहाँ पर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होने के बाद फर्दर हमें पता चलता है कि किस चीज़ का टेस्ट रिक्वायर्ड है. इसके करने के बाद तो फिर हम पेशेंट का उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो ये था सिग्निफिकेंस हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का. नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको जो बता रही हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ सकते हैं. फर्स्ट इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का जो भी स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो बुक्स के अंदर मेंशन होता है, वो सब कुछ आप लोग को पढ़ना है. तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन का. एंड सेकंड वन इज़ द लिस्ट द फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन. आपको इसके फंक्शंस याद रखने हैं, समझाने हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे वो वर्क करते हैं. एंड लास्ट, एक्सप्लेन वेरियस लेबोरेटरी मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. डिफरेंट मेथड्स आपको बताने हैं, कौन सा किसके लिए होता है, कैसे करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस थे जो आप मेरे इन दोनों लेक्चर्स से पढ़ के आप इनको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए पहले से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. सो ये था आपका हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन जो मैंने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है. होपफुली आपको समझ में आया होगा. अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो अपने कॉलेज के जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. थैंक यू.